वंदे मातरम। आज हम बात करते हैं व्यवस्था की, सिस्टम। किसी भी सिस्टम के सुचारू रूप से संचालन के लिए appropriate functioning of a system equilibrium is must। किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलन में होना परम आवश्यक है। और ये संतुलन में कब होगा? देखिए, व्यवस्थाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं। एक तो आपका हो गया स्टैटिक, एक हो गया डायनामिक, एक हो गया रिजिड। अब जहां रिजिड व्यवस्था है, जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां जो व्यवस्था है वो रिजिड व्यवस्था है और वो व्यवस्था सूनर और लेटर कोलैप्स होना ही होना है। उसका एक कहते हैं कि उसका एक स्वाभाविक अंत है, वो बिखरेगा ही, टूटेगा और बिखरेगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो अगर हम यूरोप की बात करें या पश्चिमी देशों की बात जब हम करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो मूल रूप से वहां की जो व्यवस्था है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, अर्थात समय और परिस्थितियों के अनुसार समायोजन सदैव चलता रहता है। हमारी क्या समस्या रही है? हम वास्तव में हमारी जो व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, एडेप्टेशन हमारी व्यवस्था में भी है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारी भी व्यवस्था में है, लेकिन कुछ कारणों से पिछले अनेक वर्षों से हमारी व्यवस्था स्टैटिक हो गई है। अर्थात एक देखिए, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार हर व्यवस्था बदलती रहती है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था हो। आज के 2000 साल पहले ज्ञान के आदान प्रदान का की जो व्यवस्था थी वो आज नहीं है और वो हो भी नहीं सकती है। उस व्यवस्था में हम अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, व्यवस्था का एक सीधा सा उदाहरण है कि एक सिपाही, नॉर्म्स और वैल्यूज ये कोई शाश्वत विषय नहीं है, ये देश काल परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। एक सिपाही बॉर्डर पे अगर किसी को गोली मार देता है या किसी की हत्या कर देता है तो वो एक ब्रेवरी में काउंट किया जाता है, लेकिन वही देश के अंदर आके किसी शहर में किसी आम नागरिक को अगर मारता है तो उस पर 302 का केस फाइल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कभी एक समय था, कोन्याक नागा जो है नॉर्थ ईस्ट के, वहां हेड हंटिंग एक प्रथा हुआ करती थी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक एडल्ट नहीं माना जाता था जब तक वो दूसरे कबीले के लोगों का सर काट के नहीं लाता था। इस प्रथा को हेड हंटिंग कहते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड लाइक राइट द पासेस, एक संस्कार की तरह इसको ट्रीट किया जाता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं और उनका जो ये समायोजन है उसी को हम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। वास्तव में जब ये व्यवस्थाएं स्टैटिक हो जाती हैं, जैसे आज हमारा जो विषय है मूल रूप से शिक्षा की बात करते हैं, जब ये व्यवस्थाएं स्टैटिक हो जाती हैं तब ये दिशाहीन हो जाती हैं, दिग्भ्रमित हो जाती हैं। हमारी जो शिक्षा प्रणाली रही वो 1944 के सार्जेंट कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे चलती रही। उसमें जो सुधारों का प्रयास किया गया, वास्तव में वो सारे प्रयास सुपरफिशियल रहे, कोई भी अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ या कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो व्यवस्था स्टैटिक हो गई, वो व्यवस्था शिथिल पड़ गई और शिथिल व्यवस्था हमेशा दिशाहीन होती है। देखिए, जैसे हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जैसे ही एक व्यवस्था भंग हुई और नई व्यवस्था के बनने में जो समय लगा, उसमें बहुत सारी जातिवादी राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ अस्तित्व में आ गए। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र में भी इस तरह की व्यवस्था, राजनीतिक क्षेत्र में भी इस तरह की व्यवस्थाएं जब भंग होती हैं या शिथिल पड़ जाती हैं और नई व्यवस्थाएं जन्म नहीं ले पाती हैं, उस बीच में बहुत सारे चतुर चालाक और कपटी लोग अपना हित साधने के लिए तरह तरह के आडंबर और ढोंग लेके आते हैं। वही स्थिति इस समय शिक्षा के क्षेत्र में हुई है। शिक्षा चूंकि व्यवस्था स्टैटिक हो गई थी, अभी उसको एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है और इस बीच में कुछ चालाक लोग
भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं लेके आ रहे हैं, क्यू मैथ, प्यू मैथ। तो अब इसमें दो तरह के लोग हैं और दोनों तरह के लोग ही, ये दोनों लोग धोखा खा रहे हैं। एक तो है जो ट्रेडिशन की बात करते हैं और उस चक्कर में फंसे हुए हैं। दूसरे लोग हैं जो अपने को तथाकथित आधुनिक समझते हैं। तथाकथित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आधुनिकता का मतलब ही नहीं समझते। दे डोंट नो व्हाट इज मॉडर्निटी। वो केवल जो है दूसरे को फॉलो करना, किसी को कॉपी करना ही मॉडर्निटी समझते हैं। बेसिकली दे डोंट नो, उनको बिल्कुल मॉडर्निटी की एबीसीडी भी नहीं पता है। तो जो ट्रेडिशनल है वो ये वैदिक मैथ्स है, तो ये है, तो वो है, इसमें फंसे हुए हैं। जो अपने को कथित रूप से आधुनिक समझ रहे हैं वो क्यू मैथ, प्यू मैथ, तो एबेकस। तो बच्चों को सीखने और सिखाने की जो हमारी परंपरागत तरीका था वो अभी भी उतना ही इफेक्टिव है जितना पहले हुआ करता था। बच्चा जब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रात को विश्राम करता था तो उस समय टेबल लर्न करता था। आज भी उसी की आवश्यकता है। आप जो बच्चे को माता सिखाती है उसी लर्निंग प्रोसेस की आवश्यकता है। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे तो टैब पे पढ़ रहे हैं। एक बात क्लियर है, साफ साफ शब्दों में हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि पढ़ाई का कोई अल्टरनेट मोड नहीं है। पेपर और पेन को टैब रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर बच्चे को चीजें समझना है, लॉन्ग रन तक उसको बनाए रखना है, तो वो पेपर पेन मोड में ही होगा। और चूंकि पुरानी व्यवस्था भंग हुई है, नई व्यवस्था बनने में अभी टाइम लग रहा है। जैसा कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको मैं बार बार एक एजुकेशनल फ्रीडम के तौर पे देखता हूं। तो अब नई व्यवस्था बनने के बीच में तरह तरह के लोग, एक कहते हैं कि कालनेमी, एक चूंकि वो एक राक्षस था, लेकिन ये एक प्रवृत्ति है लोगों को धोखा देने का। और उसके नाम पे बहुत सारे अचानक से कोचिंग सेंटर, डमी स्कूलिंग, तो नॉन अटेंडिंग स्कूलिंग। सरकार भी शांत पड़ी हुई है। ये स्कूलिंग इलीगल है, इस पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन लेगा कौन? बहुत सारे मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चे भी इसी फॉर्म ऑफ एजुकेशन में रमे हुए हैं, वो भी डमी स्कूलिंग में है, बच्चा कोटा में पढ़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ चतुर और चालाक लोग इस बीच में जो नॉर्मलेसनेस की स्थिति बनी हुई है, जो एक कहते हैं कि पथ भ्रमित व्यवस्था हो गई है शिक्षा की, उस पथ भ्रमित या दिग्भ्रमित व्यवस्था कहें, उस व्यवस्था का एक मैनिपुलेट करके या अन्यथा इंटरप्रेट करके उसका लाभ लेने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और इस समय जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उनको सबसे ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। लोगों को के पास पैसा आ गया है, जो हाई राइज में रहते हैं खास करके उनके लिए, या नहीं तो लोन की सुविधा उपलब्ध है। लोन लेके 5 लाख खर्च करके बच्चे को आप गड्ढे में डाल देते हैं, कुएं में धक्का दे दे रहे हैं। बच्चे का भविष्य आप बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। आप एक बार बैठ के इसका चिंतन मंथन करें कि आखिर बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे को कहाँ भेजना चाहिए। और किसी कालनेमी के भुलावे में या दिखावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम भी उसी क्षेत्र से हैं, या आप हमें भी कालनेमी समझ सकते हैं कि भाई हम भी एक सारे लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, हम भी कुछ बेचने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर ये मानते हैं तो ये मान के भी एक बार चिंतन करिए कि हम बच्चे के भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। अगर मार्ग से भटक गया है, एक जो शिक्षा की व्यवस्था है कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है, तो हमें कम से कम इसको समझने बूझने की और उसके आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, चूंकि ये एक विषय जो मेरे दिमाग में बहुत दिन से आ रहा था कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, शिक्षा को क्या समझ रहे हैं और क्या नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि लोग तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह की चीजें सजा के सेब को संतरा बना के ला रहे हैं और आप खरीद रहे हैं।
इस क्षेत्र में कोई भी प्रोडक्ट तुरंत बिक जा रहा है, तो आखिर खरीदार कौन है? आप हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या सोच समझ के खरीद रहे हैं कि बिना सोचे? और मेरा पूरी तरह से मानना है कि आप बहकावे में आके इस तरह की चीजें खरीद रहे हैं। तो एक बार चिंतन और मंथन अवश्य करें। आप चाहे तो हमारे पे भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न करें अपने आप से करें, तार्किक प्रश्न करें। आधुनिक समय की एक कहते हैं कि अवस्था और व्यवस्था को ध्यान में रखकर किसी नतीजे पे पहुंचे। आज के लिए इतना ही, जल्द ही किसी और विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।